Students, now we are going to discuss some terms related to chemical thermodynamics. First term is foundation. What is the base or foundation of thermodynamics? कुछ एग्जांपल्स हम कंसीडर करेंगे. कन्वर्शन ऑफ लिक्विड वाटर टू वाटर वेपर्स. लिक्विड वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करते समय हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. मींस व्हाट विल हैपन हियर, heat energy will be absorbed by liquid water. बाद में हम इन वेपर्स को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो वेपर्स को कूल करना पड़ेगा. मतलब अब यहां पे क्या होगा, हीट एनर्जी विल इवॉल्व. ठीक है, अब पहले हमने लिक्विड का रूपांतर वेपर्स में किया एंड then converted back these vapors into liquid. इसीलिए इस चेंज को हम टेम्पररी चेंज कहते हैं और टेम्पररी चेंज को ही हम फिजिकल चेंज कहते हैं. Therefore, ये जो एग्जांपल हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो कौन से प्रोसेस का एग्जांपल रहेगा? फिजिकल प्रोसेस. This is an example of physical process. ठीक है, अब ये फिजिकल प्रोसेस में क्या हो रहा? एक तो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब या इवॉल्व हो रही है ना. तो इस प्रकार से याद रखेंगे, इन फिजिकल प्रोसेस क्या हो सकता है? एक तो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी. दूसरा एग्जांपल हम लेंगे. लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल, H2O सॉलिड. अब वाटर सॉलिड फॉर्म में है जिसको हम कहते हैं आइस. इसको हम हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड वाटर होगा. बाद में लिक्विड वाटर को हम कूल करेंगे में यानी यहां से हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगी तो इससे आइस बन जाएगा. वंस अगेन दिस इज ए टेम्पररी चेंज. Since temporary is a physical change कहना और इस physical process में भी heat energy absorb या evolve होगी. Last example हम लेंगे burning of coal. When coal burns, it combines with oxygen to form carbon dioxide. अब इस प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होगा? तो नाउ हियर हीट एनर्जी विल इवॉल्व. हीट एनर्जी इस प्रोसेस में बाहर निकल गई. अब हम CO2 से कार्बन को वापस ऑब्टेन कर पाएंगे क्या? इज इट पॉसिबल? तो देखिए, हम इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं ले जा पाएंगे. मतलब CO2 से कार्बन फिर से ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे. मतलब ये जो चेंज आपको दिख रहा है, दिस इज द परमानेंट चेंज. कैसा चेंज रहेगा? परमानेंट चेंज रहेगा. सिंस इट इज द परमानेंट चेंज कॉल्ड केमिकल चेंज. मतलब ये जो एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है. कुछ केमिकल प्रोसेसेस में हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो सकती है. इस प्रकार से प्रोसेस फिजिकल हो या केमिकल हो, ऑलवेज इट इंक्लूड्स हीट एब्सॉर्ब्ड और हीट इवॉल्व. Always it is associated with the evolution of heat or absorption of heat, and therefore the energy and energy changes. देखिए जरा, इस सभी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में होने वाले एनर्जी चेंजेस कहां हम पढ़ते हैं? इन थर्मोडायनामिक्स. Therefore, what is the foundation of thermodynamics? The energy and energy changes. The energy and energy changes involved in physical and chemical processes. Involved in physical and chemical processes form the foundation of thermodynamics.
व्हाट इज एनर्जी? डे टू डे लाइफ में हम वर्क परफॉर्म करते हैं। वर्क करने के बाद हमें थकान सी महसूस होती है। क्या कारण है कि वर्क परफॉर्म करने के बाद हमें टायर्डनेस फील होता है? तो रीजन ये है कि वर्क परफॉर्म करते समय हमारे बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है, बाहर डाली जाती है। इसलिए जिस पर्सन के पास या जिस पर्सन के बॉडी में एनर्जी कंटेंट ज्यादा होता है वो ज्यादा वर्क कर सकता है। जिसके बॉडी में एनर्जी कंटेंट लो रहता है वो कम वर्क परफॉर्म करता है। तो ये एनर्जी एग्जैक्टली है क्या? तो देखिए, ज्यादा एनर्जी हमारे बॉडी में है मतलब हम ज्यादा वर्क कर पाए। इससे कंक्लूजन निकलता, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। कार्य करने की जो हमारी क्षमता है उसे हम कहते हैं एनर्जी। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। Now, this energy appears in many forms, like heat energy. Different forms हम यहाँ लिखे, heat energy, light energy, electrical energy, chemical energy, mechanical energy, then tidal energy, then nuclear energy। इस प्रकार के एनर्जी के कई फॉर्म्स होते हैं एंड ऑल दीज फॉर्म्स आर इंटरकन्वर्टिबल, मींस वन फॉर्म कैन कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म इजीली। अब कुछ कोई एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर हम कंसीडर करते हैं। डैम आपने देखा होगा, डैम में पानी खूब सारा होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन द रिजर्वायर ऑफ ए डैम। इस स्टोर्ड वाटर में कौन सी एनर्जी रहती है? पोटेंशियल एनर्जी। Remember, stored water possesses potential energy। बाद में जब ये पानी ऊपर से नीचे गिरता है उस समय पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। When water falls down, its potential energy changes to kinetic energy। जब हम नीचे गिरने वाले पानी की मदद से टरबाइन्स को ड्राइव करेंगे उस समय क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रूपांतर किसमें होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, डैम में जो स्टोर्ड वाटर रहता है वो रॉक्स के साथ कोलाइड होता है, टक्कर होती है, डैश होता है। तो जब ये पानी which is stored in the reservoir of a dam dashes with the rocks at the bottom of a dam, then kinetic energy gets converted into heat energy। उस समय काइनेटिक एनर्जी का रूपांतर किसमें होगा? हीट एनर्जी में। देखिए, जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें मोशन होता है। इस मोशन के कारण कौन सी एनर्जी निर्माण होती है? काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर पोटेंशियल चेंजेस टू काइनेटिक। ठीक है। देन जब हम नीचे गिरने वाले वाटर को टरबाइन ड्राइव करने के लिए यूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हेन वाटर डैशेस टू rocks at the bottom of a dam, then kinetic energy converts to heat energy। हो गया। और जब कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे हम कार्बन को जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना? ये केमिकल रिएक्शन हो गया।
केमिकल रिएक्शन में किसने पार्टिसिपेट किया? कोल ने पार्टिसिपेट किया। तो उस समय क्या होगा? कोल में जो केमिकल एनर्जी रहती है इट गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। कोल में जो केमिकल एनर्जी रहेगी इट चेंजेस टू हीट एनर्जी। इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीस एग्जांपल्स। तो इससे हमें पता चलता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू अदर फॉर्म। थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या रहेगा? तो देखिए दो प्रकार के प्रोसेसेस हमारे डे टू डे लाइफ में होती है, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल। प्रोसेस फिजिकल हो या केमिकल हो, इनमें एनर्जी चेंजेस होना ही है एंड ऑल दीस एनर्जी चेंजेस आर स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स। अब ये थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्टली है क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। It is a branch of physical chemistry which deals with the energy changes involved in physical and chemical processes. Therefore, a branch of physical chemistry which deals with energy changes involved in physical and chemical processes is known as thermodynamics. उसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब ये केमिकल क्या इंडिकेट करता है? तो नाउ स्टडी इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू द केमिकल रिएक्शंस। मतलब क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस में जो भी एनर्जी चेंजेस होंगे ऑल विल बी द पार्ट ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। Therefore, a branch of thermodynamics which deals with energy changes involved in chemical reactions is known as chemical thermodynamics. Chemical reactions से जुड़े हुए जो भी energy changes होंगे all will be studied in chemical thermodynamics. अब हम पढ़ेंगे advantages of thermodynamics. फर्स्ट एडवांटेज क्या रहेगा? सिंपल एग्जांपल हम देते हैं 1 जूल हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं। देखिए डे टू डे लाइफ में हम कई सारे मशीन्स यूज करते हैं। मशीन्स यूज करते समय हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, वर्क प्रोड्यूस होता है। कुछ केसेस में हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, वर्क एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हम मान के चलते हैं कि हमने 1 जूल कितना हीट एनर्जी सप्लाई किया तो कितना जूल वर्क एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ये बताने वाला जो रिलेशन रहेगा उससे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। एंड दिस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन heat and other forms of energy is explained by thermodynamics. First advantage, it determines quantitative relationship between heat and other forms of energy. एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कैसे रहेगा? एक्सप्लेन बाय थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लेते हैं एग्जांपल हम लेंगे कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें तो पता है कि ये रिएक्शन होता है, लेकिन कई साल पहले ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर ये जो रिएक्शन है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इज इट पॉसिबल? इज इट फिजिबल? कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल या फिजिबल है या नहीं है हमें कैसे पता चलेगा? थर्मोडायनेमिक्स की मदद से। Therefore, second advantage, it determines feasibility of a process. क्या डिटरमाइन करेगा? फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस मतलब पॉसिबिलिटी। थर्ड,
अब ये जो रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन हम कंसीडर करेंगे, समझो A reacts with B to give C and D, हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने लिया। अब ये रिएक्शन कितने डायरेक्शन में चल रहा? ओनली वन डायरेक्शन, जिसको हम फॉरवर्ड कहते हैं, ठीक है। लेकिन कभी-कभी क्या हो सकता है, ये रिएक्शन इस प्रकार से दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, जिसको हम रिवर्सिबल कहते हैं। When reaction proceeds in one direction, it is called irreversible. When a reaction proceeds in two directions, it is called reversible. ठीक है? तो कोई भी रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होगा या दोनों डायरेक्शंस में can be explained by thermodynamics. Therefore, third advantage, it explains direction of a process. Explains the direction of a process. Last advantage क्या रहेगा? हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल, हमें पता है इसमें दो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, समझो हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट हीट एनर्जी विल बी कॉल्ड bond energy. The energy required to break a particular covalent bond is known as bond energy. और ये bond energy इस bond के लिए कितना रहेगा can be calculated with the help of thermodynamics. Therefore, for advantage used to calculate, it is used to calculate bond energy of a particular covalent bond in a molecule. So this was about the advantages. What are the limitations of thermodynamics? पहला limitation, हम सिंगल एटम और मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, सिंगल, ठीक है। अब सिंगल एटम या मॉलिक्यूल की एनर्जी हम निकाल पाएंगे क्या विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? नहीं। सिंगल एटम या मॉलिक्यूल को ही हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मतलब क्या होगा कि थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो फिर ये किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा? जहां बल्क ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट। बल्क का मतलब क्या होगा? सब्सटेंस 0.1 ग्राम या 0.01 ग्राम या 0.001 ग्राम इस प्रकार से ही रह सकता है। तो जब सब्सटेंस का अमाउंट ज्यादा रहेगा हम उसे बल्क कहेंगे। मतलब अब सिस्टम कौन सा हो जाएगा? मैक्रोस्कोपिक। कौन सा होगा? मैक्रोस्कोपिक। और ऐसे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल। फर्स्ट लिमिटेशन, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, नॉट एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। Second limitation, it considers only initial and final states. अब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स होता क्या है? समझो हमें चंद्रपुर से नागपुर जाना है, चंद्रपुर से हम निकल रहे हैं, इसलिए उसको इनिशियल स्टेट कहना, नागपुर पहुंच रहे हैं, फाइनल स्टेट कहलाएगा। चंद्रपुर और नागपुर के बीच में एक्जेक्टली क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स कोई कंसर्न नहीं रखता। Therefore, it considers only initial and final states. Second limitation. Third limitation, it does not consider the rate of reaction. अब देखिए जरा, रिएक्शन होगा कि नहीं थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता चलता, लेकिन रिएक्शन जल्दी होगा या काफी समय लगेगा कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय थर्मोडायनेमिक्स। इसलिए हम कहेंगे इट डज नॉट कंसीडर द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन जल्दी हो गया तो रेट ज्यादा रहेगा, रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए समय लग रहा मतलब रेट काफी कम रहेगा। तो ये जो रिएक्शन का रेट है वो कम रहेगा या ज्यादा, नॉट एक्सप्लेन बाय थर्मोडायनेमिक्स।
Third limitation, cannot consider the rate of reaction. Number 4, does not consider the time factor. वही है, रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कम या ज्यादा समय लगेगा, नॉट एक्सप्लेन बाय थर्मोडायनेमिक्स, देयरफॉर इट डज नॉट कंसीडर द टाइम फैक्टर। लास्ट लिमिटेशन, इट डज नॉट कंसीडर मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। अब ये मैकेनिज्म क्या होता है, तो देखिए हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने लिया, A चेंजेस टू B, है ना। अब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का रूपांतर प्रोडक्ट्स में होता है। रिएक्टेंट्स का रूपांतर प्रोडक्ट्स में कैसे होता, ये बताने वाला एक पाथवे रहता, दैट पाथवे इज कॉल्ड मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म is not explained by thermodynamics. Last limitation, it cannot explain the mechanism of a process. What is mechanism? A pathway which explains conversion of reactants into products. Thank you. Concepts in thermodynamics आज हम पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले हम यूनिवर्स को कंसीडर करते हैं। यूनिवर्स किससे बना होता है? दो प्रकार के फैक्टर्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। लिविंग को हम बायोटिक कहते हैं, एक को हम नॉन बायोटिक कहते हैं या अबायोटिक कहते हैं, बेटा भाई अबायोटिक। सो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। अब इस यूनिवर्स के दो पार्ट्स हैं, पहला सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग। यूनिवर्स के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट, पहला सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग। अब सिस्टम किसे कहते हैं ना, केमिकल रिएक्शन हम कैरी आउट कर रहे हैं इन दिस टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमने लिया HCl, थोड़ा सा जिंक पाउडर ऐड किया, रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, थोड़ी सी हीट एनर्जी भी यहां जनरेट होगी। ठीक है, अब ये जो केमिकल रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें कितना हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, कितना हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो यूनिवर्स का पार्ट है उसका हम थर्मोडायनेमिकल स्टडी कर रहे हैं। तो दिस पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच इज अंडर थर्मोडायनेमिक कंसीडरेशन is called system. A part of universe which is under thermodynamic consideration is known as system. तो पहला एग्जांपल सिस्टम का पता चल गया, तो केमिकल रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल लेंगे, हमने बीकर लिया, इस बीकर में समझो हमने कोई सॉल्यूशन लिया है, तो दिस सॉल्यूशन kept in beaker or vessel also is an example of system. सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर में हमने गैस भरी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम। तो इस प्रकार से सिस्टम के एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं? गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, रिएक्शन कैरिड आउट इन अ टेस्ट ट्यूब, देन सॉल्यूशन इन अ वेसल, और ह्यूमन बीइंग्स, हमारी बॉडी सिस्टम रहेगा, ट्यूबलाइट है, फैन है, बोर्ड है। इस प्रकार से कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो सकता है? सिस्टम रह सकता है। दिस सराउंडिंग हम किससे कहेंगे? तो देखिए ये अगर सिस्टम होगा केमिकल रिएक्शन, तो इसके आजू बाजू में जो भी एटमॉस्फेयर रहेगा उसे हम कहेंगे सराउंडिंग। देयरफॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, ये क्या है बेटा? सिस्टम। ठीक है, और सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जो भी पार्ट बचता उसे कहना सराउंडिंग। Therefore, a remaining part of universe
other than system is known as surrounding। तो इस प्रकार से सराउंडिंग किसे कहेंगे हम? हमारी बॉडी अगर सिस्टम है तो बॉडी के आजू बाजू में जो भी एटमॉस्फेयर रहेगा उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है। और लास्टली यूनिवर्स का डेफिनेशन क्या रहेगा? तो सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज यूनिवर्स। तो आपको सिस्टम और सराउंडिंग का कंसेप्ट अच्छे से याद रखना है ताकि आगे चल के कोई दिक्कत न आए। थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। सबसे पहले सिस्टम क्या होता है? समझो हमने बीकर लिया, इस बीकर में थोड़ा सा HCl लिया, डाइल्यूट HCl, जिंक डस्ट एडेड टू डाइल्यूट HCl, रिएक्शन होगा, हम सबको पता ही है, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है। इस रिएक्शन में थोड़ा बहुत हीट भी जनरेट होता है, हीट जनरेट हो रही है। इस रिएक्शन में कितनी हीट जनरेट होगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है जिसका हम थर्मोडायनेमिकल डेटा कंसीडर कर रहे हैं, सच रिएक्शन इज कॉल्ड सिस्टम। अब ये जो रिएक्शन हमने कंसीडर की है, इट इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स। किसका पार्ट रहेगा ये? यूनिवर्स का। इसलिए यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जिसका हम थर्मोडायनेमिकल डेटा कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। Therefore, a part of universe which is under thermodynamic consideration, is known as system. A part of universe which is under thermodynamic consideration is known as system. ठीक। यूनिवर्स के बारे में हमने इसके पहले एक्सप्लेन किया है कंसेप्ट्स इन थर्मोडायनेमिक्स में। आप वो वीडियो देख लेंगे, वहां आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली यूनिवर्स है क्या। तो सिस्टम का डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के सिस्टम्स हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं। पहला रहेगा ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम का मतलब क्या होगा? एग्जांपल यही हम लेंगे, केमिकल रिएक्शन हमने कैरी आउट किया है इन ओपन कंटेनर। जब हम ओपन कंटेनर में केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे, व्हाट विल हैपन हियर? आपको दिख रहा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, वो इस सिस्टम से। बेटा दिस इज अ सिस्टम, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या रहेगा? सराउंडिंग रहेगा। क्या रहेगा ये? सराउंडिंग। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, यहां पे ये सिस्टम कहलाएगा और ये सराउंडिंग रहेगा। सिस्टम से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, कहां चला जाएगा? सराउंडिंग में। अब गैस एक्सचेंज हो रहा, ट्रांसफर हो रहा, इसलिए हम क्या कहेंगे? मैटर इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हाइड्रोजन गैस ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, इसलिए हम कहेंगे कि मैटर इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। साथ में ही इस रिएक्शन में हीट भी निकल रही है। सिस्टम से हीट निकलेगी, कहां चली जाएगी? सराउंडिंग में। Heat is also exchanged here between system and surrounding. तो अब यहाँ पे क्या क्या एक्सचेंज हो रहा? एनर्जी एंड मैटर। इट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? तो कौन कौन ट्रांसफर हो रहा है? यहाँ पे देखिए, एनर्जी एंड मैटर ट्रांसफर हो रहा। कहां से कहां? फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, या सराउंडिंग से सिस्टम में भी ट्रांसफर हो सकता है।
In this way, a system which exchanges both energy and matter with the surrounding is known as open system. दूसरा एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे। कप लिया, ओपन कप, इसमें हम कॉफी लेंगे, हॉट कॉफी टेकन इन ए ओपन कप, ठीक है। देन इसको हम क्या कहेंगे, तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी सिस्टम, ये क्या रहेगा, सिस्टम रहेगा, और इसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, हॉट कॉफी या हॉट टी आप जो भी कहेंगे, हॉट वाटर लीजिए, हॉट कॉफी लीजिए, हॉट टी लीजिए, चलेगा। इसमें से भाप बाहर निकलती है, वेपर्स बाहर निकलती दिखाई देती है। ये वेपर्स मतलब क्या है, मैटर। कहां जा रहा है, सराउंडिंग में मैटर चला गया। कॉफी पीते समय समझो आपके मम्मी ने आपको आवाज दी, आप क्या करोगे, कॉफी वैसे रखोगे, फर्स्ट मम्मी की तरफ चले जाओगे। मम्मी कुछ काम बताएगी, हो सकता है काम कंप्लीट होने के बाद आप फिर से वापस आओगे। उतने समय में क्या होगा, ये कॉफी ठंडी होती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। ठंडी क्यों होती है, क्योंकि इस कॉफी से एनर्जी ट्रांसफर की जाती है। कहां जाएगी एनर्जी, सराउंडिंग में। मतलब जब हम हॉट कॉफी, हॉट टी इन ओपन कप लेते हैं, उस समय इस सिस्टम से एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज होते हैं। हेंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। Therefore, a system which exchanges both the energy and matter with the surrounding is known as open system. Example कौन से रहेंगे, देखिए जरा। Chemical reaction carried out in open container, hot tea taken in open cup, then plants, animals, human beings, ये सब क्या रहेंगे, ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स रखेंगे। अब सेकंड लेते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं, हॉट कॉफी हमने ली है, भरी है, किसमें, कप में, बट नाउ दिस कप इज कवर्ड विद ए सॉसर। कप को सॉसर से हमने ढक लिया है। ढकने के कारण क्या होगा, यहां से वेपर्स बाहर निकलेगी क्या, इज इट पॉसिबल, नहीं। वेपर्स बाहर नहीं निकल रही, मतलब मैटर एक्सचेंज होगा क्या, नहीं। तो यहां मैटर एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस। लेकिन चाय ठंडी हो सकती है, कॉफी ठंडी हो सकती है। ठंडी हो रही मतलब क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है। तो जहां सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता, दैट द सिस्टम कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। देयरफॉर ए सिस्टम which exchanges only energy and not the matter with the surrounding is known as closed system। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, हॉट टी, हॉट वाटर, हॉट कॉफी टेकन इन ए sealed beaker or closed vessel, closed beaker, chemical reaction carried out in a closed vessel। ये सभी एग्जाम्पल क्लोज सिस्टम के रहेंगे। थर्ड लेते हैं, आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड का एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, देखिए। जब भी हमारे कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, हम उन्हें देखने के लिए जाते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ। हमारे पेरेंट्स भी क्या करते हैं, उनके लिए फ्रूट्स, बिस्किट्स, टी वगैरह साथ में लेके जाते हैं। अब ये चाय या कॉफी जो भी हम लेके जाएंगे, वो किसमें भर के लेके जाते हैं, थर्मोस। आपने ऑब्जर्व किया होगा, समझिए थर्मोस है, इस थर्मोस में हम चाय या कॉफी लेके जाते हैं, ठीक है। अब थर्मोस में ही क्यों भरते हैं,
कोई दूसरा केटली या और कोई ऐसा पॉट हम यूज क्यों नहीं करते हैं चाय बनाने के लिए? तो थर्मस में भरने का काम ये है, ये चाय या कॉफी कैसे रहेगी? गर्म रहेगी। गर्म रहेगी क्यों? क्योंकि यहाँ थर्मस में इंसुलेटेड मटेरियल लगा होता है। कैसा मटेरियल रहेगा? इंसुलेटेड मटेरियल लगा होता है। इंसुलेटेड मटेरियल होने के कारण क्या होगा? यहां से गर्म चाय जो रहती है, यहां से एनर्जी, बेटा ये सिस्टम कहलाएगा। ये क्या है? सिस्टम। इसको हम सिस्टम कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। ये क्या रहेगा? सराउंडिंग रहेगा। तो इंसुलेटेड मटेरियल होने के कारण यहां से एनर्जी सराउंडिंग में जा नहीं पाएगी। एनर्जी एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। यहां थर्मोस में ढक्कन लगा है, वेल स्टॉपर्ड थर्मोस है, इसलिए यहां से मैटर भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। मतलब अब देखिए यहां कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। सिस्टम कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। Therefore, a system which exchanges neither energy nor matter with the surrounding is known as isolated system। कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा मैटर और एनर्जी को आइसोलेटेड सिस्टम से कहेंगे। एग्जांपल कौन सा रहेगा? हॉट कॉफी, हॉट टी टेकन इन थर्मोस फ्लास्क। डे टू डे लाइफ में हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल रहेगा। या केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट इन ए वेल इंसुलेटेड फ्लास्क। Chemical reaction carried out in a well-insulated flask is an example of isolated system. Thank you. Hello students, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज के दो टाइप्स। पहला है इंटेंसिव, दूसरा एक्सटेंसिव। पहले इंटेंसिव को हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉपर्टी हम कंसीडर करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टी हम कंसीडर करते हैं 1 ग्राम NaCl का मेल्टिंग पॉइंट हम डिटरमाइन करेंगे। समझो 800 डिग्री सेल्सियस मिल रहा। फिर 2 ग्राम NaCl का मेल्टिंग पॉइंट हम सेपरेटली डिटरमाइन करेंगे। कितना मिलेगा? 1 ग्राम के लिए 800 डिग्री सेल्सियस है, तो 2 ग्राम NaCl के लिए मेल्टिंग पॉइंट कितना मिलेगा? 800 डिग्री सेल्सियस। मतलब देखो इधर से इधर अमाउंट बढ़ गया। 1 ग्राम का 2 ग्राम लिया हमने, अमाउंट बढ़ गया, बट मेल्टिंग पॉइंट सेम है। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन amount of substance. Such a property is known as intensive property. The property which is independent of amount of substance present in a system is known as intensive property. कैसे रहेगी ये प्रॉपर्टी? इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एग्जांपल्स कौन से रहेंगे? एक तो मेल्टिंग पॉइंट दिख रहा, दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट, देन फ्रीजिंग पॉइंट, देन विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन टेम्परेचर, प्रेशर, density, specific heat capacity, molar heat capacity, all belong to the class type intensive property। सभी एग्जाम्पल्स ही आपको याद रखने हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। Then next हम लेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। समझो हमने
1 मोल मीथेन लिया, ठीक है। प्रॉपर्टी हम कौन सी कंसीडर करेंगे? मास। 1 मोल मीथेन का मास कितना रहेगा? 16 ग्राम। 2 मोल मीथेन का मास कितना रहेगा? 32 ग्राम, ठीक है। अब इधर से इधर के नंबर ऑफ मोल्स इज इंक्रीज्ड, मास इज आल्सो इंक्रीज्ड। मतलब क्या होगा? मास डिपेंड ऑन amount of substance present in a system, property called extensive property. The property which depends upon amount of substance present in a system is called extensive property. अब एग्जाम्पल्स कौन से रहेंगे? मास, एरिया, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, वर्क। All these are examples of extensive property, ठीक है। तो इंटेंसिव इंडिपेंडेंट रहेगा, ये थोड़ा सा लॉजिक याद रखना क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट रहेगा, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट रहेगा। ऑल दीज एग्जांपल्स यू हैव टू मेमोराइज, याद करने पड़ेंगे। थैंक यू।